Assalamu alaikum, grade 9 student, traditional mathematics 4037, and this is the last revision class most probably. In this class, we'll be discussing some questions from chapter number 2, simultaneous equations, and we have a question from chapter number 5 as well, solving cubic equation, and some questions from chapter number 4, quadratic function. We'll be revising about quadratic functions and how to solve quadratic inequality. This is the last revision class, hopefully. So I have decided to solve some questions which are very much important with respect to your paper. So we'll be looking into this that question, थोड़ी सी strategies, tricks को देख लेंगे कि किस तरह question को identify करना है और किस तरह question को solve करना है, कितने marks का question हो सकता है, ठीक है? तो ये जो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, दिस इज बेसिकली इमेज, ये क्लास वर्क है इस वीक का। इस वीक असल में स्टूडेंट्स थोड़े से कम आए थे, तो मैंने ये तीन क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए दिए थे, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई दीज क्वेश्चंस एट होम एज वेल। मैं थोड़ा सा इनको रिवाइज करवा देता हूँ कि इन तीन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहला टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया उसमें हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का मतलब है आपको दो इक्वेशंस एक साथ मिलती हैं एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। क्लास 8 में हमें दो लीनियर इक्वेशंस मिलती थी और हम उनको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते थे। यहाँ हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी और एक नॉन लीनियर इक्वेशन मिलेगी जिसको हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है? तो हमारे पास इसकी ट्रिक यही थी कि हमेशा लीनियर इक्वेशन से हम जो है वो एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना लिया करते थे। जैसे यहाँ हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है वो है एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 13, तो मैं यहाँ से एक्स सब्जेक्ट बना सकता हूँ, इस प्लस थ्री वाई को शिफ्ट कर सकता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा 13 - 3y। और फिर वो x की जो वैल्यू है 13 - 3y, आई विल पुट दैट इन इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह पे उसको रख दूंगा और फिर मैं आइडेंटिटी ओपन करूंगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी क्योंकि x की जगह पे 13 - 3y आएगा। तो a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से मैं इसको ओपन करूंगा और मैं जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के बाद मैं उसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूँ, और सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो है वो x की दो वैल्यूज आएंगी, y की दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ y से, तो y की दो वैल्यूज आएंगी और वो y की दो वैल्यूज मैं बारी बारी अपनी इक्वेशन नंबर 3 में जो मैंने ये बनाई है x इज इक्वल टू 13 - 3y, उसमें पुट करके x की दो वैल्यूज निकाल लूंगा और मेरे पास जो है वो दो ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में आंसर्स आ जाएंगे। पहला आंसर मेरे पास 2.5, मतलब ये x की वैल्यू होती है पहली वाली 2.5, उस पर y की वैल्यू 3.5 आएगी, और एक x की वैल्यू 4 आएगी जिस पर y की वैल्यू 3 आएगी। तो हमेशा जो है वो आपको पता है नॉन लीनियर इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमेशा दो आंसर्स आएंगे। तो ये दोनों मैंने आपके आंसर्स भी लिख दिए हैं, पहला आंसर 2.5 और 3.5 आएगा, मतलब ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई, और फिर 4 और 3 आएगा। अच्छा, इसी तरह जो ये क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का, ये आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके, जिसमें वो आपसे इस तरह कहेगा कि द लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 5 मीट्स द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x - 35 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रहा है, वो आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे रहा है जो कि y इज इक्वल टू x - 5 है। ऑलरेडी यहाँ y सब्जेक्ट बना हुआ है। वो कह रहा है कि दिस लाइन मीट्स द कर्व, और वो एक नॉन लीनियर इक्वेशन आपको दे रहा है, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x - 35 इक्वल्स टू 0 एट टू पॉइंट्स दैट इज a एंड b। ठीक है, हमेशा आपको पता है जब नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो ही आंसर आते हैं क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसका मतलब है यहाँ भी दो ही आंसर आएंगे और पहले पॉइंट को हम ए का नाम दे देंगे और दूसरे पॉइंट को हम बी का नाम दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व करना है जैसा आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। y की वैल्यू निकली हुई x - 5, यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन ऑफ कर्व और फिर उसको आइडेंटिटी से ओपन करके सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, y की दो वैल्यूज आएंगी, फिर आप इस इक्वेशन में पुट करके x की दो वैल्यूज निकाल लोगे। तो इसी तरह फर्स्ट पॉइंट जो है ए आएगा जिसको आप कहोगे, और जो आंसर होगा आपका -1 और -6, द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी -1, और जब वो -1 आप यहाँ पुट करोगे तो द वैल्यू ऑफ वाई विल बी -6, ये -6 आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह जो दूसरा आंसर आपका आएगा बी का, वो आएगा 5 और 0, और फर्स्ट पॉइंट आपका ए हो जाएगा, सेकंड पॉइंट आपका बी हो जाएगा। इट डजेंट मैटर आप इसको बी बोल लो, आप इसको ए बोल लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एट पॉइंट ए और बी, तो हम हमेशा पहले पॉइंट को ए बोलेंगे, दूसरे को बी बोलेंगे, और जब हमारे पास ए और बी पॉइंट्स आ जाएंगे देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ का मतलब वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस
और लेंथ फार्मूला यूज करेंगे। लेंथ फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, और जो आपका ए बी की लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 6 अंडर रूट 2 यूनिट्स। ये भी बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन का ही क्वेश्चन है, तो आपसे साइमल्टेनियस इक्वेशन इस तरह भी पूछी जा सकती है और आपसे वो इस तरह भी पूछेगा जहाँ आपको 2 पॉइंट निकालने बोले और फिर आपको बोलेगा डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करो। 6 to 8 मार्क्स का मैक्सिमम ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, आंसर्स भी मैंने आगे लिख दिए हैं, तो आप आंसर्स भी अपने मैच कर लेना। द थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली द क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्यूबिक इक्वेशन। हाईएस्ट पावर 3 नजर आ रही है, इसका मतलब है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। और 2x³ प्लस 3x² माइनस 32x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन एंड देयर इज अ स्पेसिफिक मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशन। वो इंशाल्लाह एक एक क्वेश्चन उसका इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो वो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। इसके भी मैंने 3 आंसर लिख दिए हैं, क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसमें हमेशा 3 आंसर आएंगे। तो एक्स के 3 आंसर में 0.5 मतलब हाफ, -5 और 3 इसके आंसर आ रहे हैं। तो इसको भी ट्राई करना क्वेश्चन को और इसके आंसर मैच करना और मुझे बताना कि आंसर्स आपके ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। क्यूबिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो है वो हम आज की क्लास में भी इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अच्छा, वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो थी वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस थी और डिफरेंट एक्सरसाइजेस में हमने डिफरेंट काम किए थे। सबसे पहले हमने जो है वो अपना क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट करना सीखा था कि क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट किस तरह किया जाता है। हमें पता है कि जब भी हम क्वाड्रेटिक फंक्शन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरह का शेप मिलता है जिसको हमने कहा था पैराबोला। और जब ये शेप बनता है तो इसमें हमेशा हमें एक टर्निंग पॉइंट मिलता है जिसको हम मैक्सिमम या मिनिमम कहते थे। ठीक है, और हमें एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलती है जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट से पास होती थी। और हमें 2 पॉइंट्स मिलते थे एक्स एक्सिस पे जिनको हम एक्स इंटरसेप्ट भी कहते थे और हम उनको रूट्स भी कहते थे। ठीक है, और हमें वाई इंटरसेप्ट पे भी कोई पॉइंट मिलता था। हमें बेसिकली इस एक्सरसाइज में इसको प्लॉट करना होता था। हमें इक्वेशन दी जाती थी, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जाता था और हमें जो है वो ये जो है वो कर्व प्लॉट किया जो है वो करना होता था कुछ पॉइंट्स निकाल के। तो हमारे पास दो तरह के क्वाड्रेटिक फंक्शन है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसको हम इस तरह लिखते हैं y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका जो है वो देखो, अगर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फंक्शन सॉरी प्लॉट करना होता है तो उसके लिए वी नीड सम पॉइंट्स। हमें कुछ पॉइंट्स चाहिए क्योंकि हमें उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमने ये भी सीखा था कि अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जा रहा है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी जा रही है, तो आप इससे किस तरह जो है वो अपना वर्टेक्स निकालोगे, टर्निंग पॉइंट कैसे निकालोगे, और फिर ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो आपको पता ही है। आपके पास इक्वेशन में अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना होता है तो आप वाई को 0 रख देते हो, और जब आपको वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है तो आप एक्स को 0 रख के सॉल्व कर लेते हो। तो यू नीड सम पॉइंट्स टू प्लॉट अ कर्व। ठीक है, आपको हमेशा ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो हमने 4.1 में यही चीज सीखी थी कि किस तरह जो है वो हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन से जो है वो उसको प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पे। तो हम सबसे पहले वर्टेक्स फाइंड आउट करते थे। हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते थे कि किस टाइप का कर्व बनेगा, मिनिमम बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, और फिर हम एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स निकाल के उसको प्लॉट कर लिया करते थे। ये हमने जो है वो एक रिवीजन क्लास में इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट, लेकिन ये है कि फिर भी तुम लोग थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि ये कुछ कम मार्क्स का आपके जो है वो पेपर में आ सकता है। ठीक है, जिसमें वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे और आपको बोले कि इसको प्लॉट कर लो। तो उसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मैक्सिमम बनता है कि मिनिमम बनता है। उसके लिए आप ए की वैल्यू देखते हो। ठीक है, अगर ए की वैल्यू आपके पास जो है वो पॉजिटिव आ रही है, ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम बनता है, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमेशा मैक्सिमम बनता है। जब मिनिमम बनता है तो आपका कर्व जो है वो कप अप बनेगा, और जब मैक्सिमम बनेगा तो आपका कर्व जो है वो कप डाउन बनेगा। तो ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, और वर्टेक्स फॉर्म जो है वो हमारे पास y इक्वल टू ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के होती है। वर्टेक्स फॉर्म जो है वो हमें बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि हम इससे डायरेक्टली जो है वो अपना वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को देख के डायरेक्टली हमें सिर्फ एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। कंपेयर करके हम एच और के की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि बेसिकली हमारा वर्टेक्स होता है। ए की वैल्यू हमें बता देता है कि कप अप बनेगा कि कप डाउन बनेगा। अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो मिनिमम बनेगा, कप अप बनेगा, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमम बनेगा, कप डाउन बनेगा। जब मिनिमम वो बनता है, कप अप बनता है, तो फिर एक मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, और जब कप डाउन बनता है तो एक मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो ये सारी चीजें हमने जो है वो एक्सरसाइज 4.1 में देखी थी कि किस तरह जो है वो हम पे एक पैराबोला को, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्लॉट करते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के मेथड से, एक स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो हम एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए से निकालते थे। आप लोगों को याद होगा कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। ए बी सी जो है वो आपको पता होता है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट होता है। अगर आपको इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है तो यू हैव टू यूज द फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। इससे आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और फिर एक्स की वैल्यू जब आप फंक्शन में पुट करोगे तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्टेक्स कहाँ है। फिर आप एक्स इंटरसेप्ट निकालोगे और वाई इंटरसेप्ट निकालोगे तो यू विल गेट 3 और 4 पॉइंट्स और फिर आप इनको प्लॉट कर दोगे। as far as the vertex form is confirmed, as far as the vertex form is concerned, तो उसमें ये होता था कि आपको वर्टेक्स फॉर्म सिंपल मिलती थी, जस्ट हैव टू कंपेयर इट विद द क्वाड्रेटिक फंक्शन और आपको एच और के की जो है वो वैल्यू निकालनी होती थी। एच और के विल टेल यू द वर्टेक्स एंड देन अगेन यू हैव टू फाइंड द वाई इंटरसेप्ट एंड द एक्स इंटरसेप्ट। फिर आपको 3-4 पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड देन यू विल प्लॉट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लोगे तो यू विल गेट दिस कर्व जो कि पैराबोला कहलाता था। तो ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया था, ठीक है। इसके बाद हमने एक्सरसाइज 4.2 में जो है वो बेसिकली कुछ कंडीशंस डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा था कि व्हाट इज दिस डिस्क्रिमिनेंट। हम बी स्क्वायर माइनस फोर सी, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक पार्ट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की अगर बात करो तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो दिस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट करके मैं ये बता सकता हूँ कि मेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे हैं। रूट्स का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट, रूट्स का मतलब है एक्स की वैल्यूज, ठीक है। तो मैं जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को देख के आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके ये बता सकता हूँ कि उसके रूट्स की नेचर क्या होगी, उसके रूट्स कैसे होंगे, कितने होंगे। तो ये इसके लिए जो है वो हमने एक फॉर्मूला जो है वो कुछ कंडीशंस हमने याद की थी। उसमें हमने ये कहा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, आपने ए बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करी और ए बी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करने के बाद आपने ये देखा कि इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन जीरो, अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि टू रूट्स आएंगे और दोनों रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा। इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है कि रूट्स रियल तो होंगे लेकिन एक ही रूट आएगा जो कि दोनों बराबर होंगे, मतलब एक्स का एक ही आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है हमेशा दो आंसर आने चाहिए। अगर दो आंसर आते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो दो आंसर आते हैं ना उसकी कंडीशन ये है कि उस वक्त आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। और कभी कभार हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जिसमें सिर्फ एक ही आंसर रिपीट हो रहा होता है दो बार, तो उसका मतलब है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो जीरो के बराबर होता है। और इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव अगर डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं है, रियल नहीं है, मतलब आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, वो एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा, वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि उसके रूट्स नहीं होंगे, उसमें एक्स के आंसर नहीं आएंगे, उसमें एक्स इंटरसेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। और अगर आपका जो है वो डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो कर्व है वो ओरिजिन से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करते हुए जा रहा है एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब है कि वो जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, वो तो इस फिगर में बना हुआ है। लेकिन अगर आपका रूट एक ही है और डिस्क्रिमिनेंट आपका इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके ऊपर चला रहा है, ठीक है, उसको क्रॉस नहीं कर रहा, उसको सिर्फ टच करके वापस ऊपर जा रहा है। इसी वजह से मेरा एक्स का एक आंसर आ रहा है। और अगर आपके टू डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो इसका मतलब है कि आपका पैराबोला, आपका कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता हुआ जा रहा है, जिस तरह आपको फिगर में नजर आ रहा है। दिस मींस दैट योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड यू विल गेट टू डिस्टिंक्ट आंसर्स। In this case, when the discriminant is equal to zero, you will get only one answer, and your curve will only touch the x-axis, and it will go back up. And in case of discriminant less than zero, मतलब discriminant आपका negative आ रहा है, then you don't have any roots, you will not get any answers of x because your curve is not touching the x-axis. और भी कुछ कंडीशंस हमने डिस्क्रिमिनेंट की डिस्कस की थी कि इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, दिस मींस दैट द लाइन एंड द कर्व, एक लाइन और एक कर्व जो है वो दोनों दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जहां उसने ये बोला था कि आपको एक लाइन दी थी और एक कर्व दिया था, वो बोला था कि बताओ कि क्या लाइन कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है या टेंजेंट है या पास नहीं हो रही। तो डिस्क्रिमिनेंट को देख के आप ये भी बता सकते हो कि इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो तो इट हैज टू डिफरेंट रूट्स और टू डिस्टिंक्ट रूट्स, जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था। इसका मतलब है कि आपकी लाइन जो है वो कर्व को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, दो पॉइंट पे कट करती हुई जा रही है, तभी आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन इफ योर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है आपको दो इक्वल रूट्स मिलेंगे,
और उसका मतलब ये होता है कि योर लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, आपकी लाइन जो है वो टेंजेंट को टच करके गुजर रही है, आपकी लाइन जो है वो कर्व को टच करते हुए गुजर रही है, दिस मीन्स दैट योर लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। एंड द लास्ट कंडीशन, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, हमने जो यहाँ भी देखा था मतलब नो रूट्स, इसका मतलब नो रूट्स का मतलब है कि योर लाइन इज नॉट टचिंग योर कर्व, लाइन जो है वो आपके कर्व को नहीं टच कर रही, तभी कोई आपको आंसर नहीं मिल रहा। और अगर आप थोड़ा सा इसको समराइज कर दो तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि आपके पास जो है ना वो रियल रूट्स आंसर आएंगे। मैंने ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंबाइन कर दिया, क्योंकि यहाँ भी रियल रूट्स आते हैं, यहाँ भी रियल रूट्स आते हैं, यहाँ दो डिफरेंट आते हैं, यहाँ दो सेम आते हैं। तो अगर आपसे ये बोले कि तू आपको टू रियल रूट चाहिए, तो रियल रूट्स के लिए आप ये वाली कंडीशन भी यूज कर सकते हो, जिसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो मेरे पास तीन पार्ट्स हैं, जिसमें उसने मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और उसने बोला है कि मुझे बताओ कि रूट्स जो है वो कैसे हैं, रूट्स की नेचर क्या है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट आई हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, देन आई विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। द वैल्यू ऑफ ए इज फाइव, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस सेवन, द वैल्यू ऑफ सी इज थ्री। And now I will apply the formula of discriminant, that is b square minus 4ac. The value of b is minus 7, so minus 7 square is 49 minus 4ac. सॉल्व करने के बाद इसका आंसर माइनस 11 आ रहा है, जो कि जीरो से छोटा है, नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो रियल नहीं होंगे, इसके कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपका जीरो से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसमें ए की वैल्यू वन आ गई, बी की वैल्यू माइनस फोर आ गई, सी की वैल्यू फोर आ गई, और डिस्क्रिमिनेंट अगर मैंने इसका जब मैंने फाइंड किया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो वो जीरो आ रहा था। और आपको पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है तो इसका मतलब है कि रियल रूट्स तो होते हैं, लेकिन टू होंगे और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो मैंने यही बात लिख दी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। तो समटाइम्स वो आपसे क्वेश्चन में इस तरह भी पूछ सकता है कि वो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके बोल दे कि बस मुझे बता दो कि इसके रूट्स रियल है, और मतलब रियल है कि नहीं है, इस तरह वो आपसे नेचर ऑफ द रूट्स पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन में माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस एक्स है। ए की वैल्यू माइनस टू आ गई, क्योंकि ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। बी की वैल्यू फाइव आ गई, क्योंकि बी एक्स का कोफिशिएंट होता है। सी की वैल्यू माइनस नाइन आ गई, फिर आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यूज किया, और अगेन योर आंसर इज कमिंग आउट एज नेगेटिव 47, दैट इज लेस देन जीरो। तो अगेन देयर विल बी नो रियल रूट्स। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक का कुछ एक इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे ये मैंने पास पेपर का क्वेश्चन निकाला है, जिसमें उसने आपको बोला कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एट इज इक्वल्स टू के। ठीक है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दे दी, और कह रहा है कि हैज नो रियल सॉल्यूशन फॉर एक्स। आपसे खुद कह रहा है कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब है उसने आपको डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन दे दी है। आपसे कह रहा है शो दैट के सेटिस्फाइज के स्क्वायर प्लस फोर के माइनस 32 लेस देन जीरो। ठीक है, ये 3 मार्क का है। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है हेंस फाइंड द सेट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। ये 4 मार्क्स का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमने असाइनमेंट में भी सॉल्व किया था इस तरह का क्वेश्चन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है। तो मे भी पॉसिबल कि ये आपके एग्जाम में भी हो सकता है पूछा गया हो। तो इसको करना किस तरह है कि सिंस उसने आपको डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन बता दी है कि हैज नो रियल सॉल्यूशन, हैज नो रियल रूट, तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, के को यहाँ शिफ्ट करोगे। आपने के को यहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, जब आप के को यहाँ शिफ्ट करोगे उसके बाद यू विल आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि आपको डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है। तो ए की वैल्यू वन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन आ रहा है। बी की वैल्यू के आ गई, और सी की वैल्यू जो है वो मेरे पास एट माइनस की हो गई। सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, एक्स के अलावा जितनी चीजें आपको नजर आती हैं वो सब जो है वो सी की वैल्यू होती है, इक्वल्स टू जीरो। अब चूंकि वो मुझे खुद कह रहा है कि इस इक्वेशन के इट हैज नो रियल सॉल्यूशन, सो आई विल यूज द कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। और मैंने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो की कंडीशन जब यूज की, ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, तो मेरे पास वही इक्वेशन, वही इनइक्वालिटी आ गई जो मुझे क्वेश्चन में शो करनी थी, के स्क्वायर प्लस फोर के माइनस 32 लेस देन जीरो। ये 3 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे इसको सॉल्व करना है, वैल्यूज निकालनी है के की, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। फैक्टराइज करने के लिए 32, 8 और 4 के फैक्टर्स मैं बना लूंगा। जब मैं 8 और 4 के फैक्टर्स बना के सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो है वो दो वैल्यूज आ जाएंगी, इस तरह दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, के माइनस फोर और के प्लस एट लेस देन जीरो। इसका मतलब है कि मेरे पास एक जो अगर मैं इसको बारी बारी जीरो के अगेंस्ट पुट करके दो पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर लूँ, तो पॉइंट्स जो है वो मैं मतलब इनमें से निकाल सकता हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट माई आंसर। मुझे पता है कि ये मेरा आंसर नहीं है,
मुझे जो है वो सोल्यूशन ऐसा निकालना है जो कि इस इनइक्वालिटी को जो है वो सेटिस्फाई करे। तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से मुझे 4 मिल जाएगा और यहाँ से मुझे -8 मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करूंगा, मैं एक रफ सा स्केच बनाऊंगा। रफ सा स्केच बनाने के बाद मैंने 4 यहाँ, क्योंकि 4 ग्रेटर नंबर था, -8 यहाँ लिखा। और अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि ये मेरा फंक्शन है y, और y जो है वो लेस देन जीरो है। y लेस देन जीरो का मतलब है कि मुझे y की पॉजिटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे y की सारी नेगेटिव वैल्यूज चाहिए। तो y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए का मतलब है कि मुझे ये वाला कर्व का पार्ट चाहिए, ये वाला जो कि सारा यहाँ ड्रॉ है। ठीक है, मुझे सारा ये वाला पार्ट चाहिए। तो इसके लिए जो है वो मुझे इनइक्वालिटी लिखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं इनइक्वालिटी कैसे लिखूंगा, मेरे पास दो तरीके थे। एक तो सिंपल तरीका डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आखिरी स्टेप वाला साइन यूज किया। मैंने जो है वो छोटा नंबर यहाँ से लिखा -8, बड़ा नंबर मैंने यहाँ लिखा 4। ठीक है, बीच में मैंने के वाला, और ये एक बार यहाँ भी लिख दिया और एक बार यहाँ भी लिख दिया, क्योंकि मुझे इन बिटवीन वाला एरिया चाहिए था। तो इन बिटवीन वाले एरिया के लिए ये बेस्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, और मैं जो है वो हमेशा लास्ट स्टेप वाला साइन लेता हूँ। तो लास्ट स्टेप वाला साइन जो है वो लेस देन था, तो मैंने लेस देन का साइन एक बार यहाँ भी बना दिया और लेस देन का साइन यहाँ भी बना दिया। ठीक है, हमेशा याद रखना कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हो तो वो जो दो ब्रैकेट्स आते हैं वो आपके आंसर्स नहीं होते। आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि मेरा जो है वो रीजन कहाँ पे है, कौन से रीजन की बात कर रहा है, वाई पॉजिटिव है कि वाई नेगेटिव है। और फिर आप उस हिसाब से जो है वो अपना फाइनल आंसर लिखते हो। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया, दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के, जैसे कि उसने मुझे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला था। अगर वो यहाँ मुझे सोल्यूशन सेट लिखने के लिए बोल देता तो मैं सोल्यूशन सेट के लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता, कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर लेता और जो है वो थोड़ी सी चीजें इसमें ऐड कर देता, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स लिख देता इस तरह। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल एक्सपेक्टेड है आपके पेपर में, जहां आपको डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन दे दी जाएगी और उस डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन को यूज करके पहले आप एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाओगे और फिर आप उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और अपना सॉल्यूशन सेट और अपनी सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन करोगे। ग्राफ बना के, ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन यह है कि हमने इसको इसी तरह सीखा था ग्राफ बना के, तो मैंने इसका ग्राफ बना दिया। दूसरा तरीका भी मैंने तुम्हें बता दिया है कि दूसरा तरीका ही बड़ा आसान है कि हमेशा लास्ट स्टेप वाली इनइक्वालिटी का साइन ले लो और यहाँ से जो दो नंबर्स आपको मिलेंगे उनको सॉल्व कर लो और फिर जो है वो बीच में के की वैल्यू लिखी, स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर नंबर ऑन द राइट, और यहाँ जो भी आपने लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी का साइन यूज किया उसको दो बार लिख दो, यू विल गेट योर आंसर। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का ही है। इसमें भी हमें इसी तरह क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। दो पार्ट्स है मेरे पास। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में उसने जो है, फर्स्ट पार्ट में मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें उसने ए की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, एक्स स्क्वायर -4x+3 है। ठीक है, इज लेस देन जीरो, और इज लेस देन जीरो है तो इसका मतलब है मुझे इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के लिए मैंने जो है वो दो फैक्टर्स बना लिए, मुझे 3 चाहिए था तो 3 टाइम्स 1। ठीक है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई किया, 3 और 1 फैक्टर ले लिया। फैक्टर लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद जब मेरे पास दो ब्रैकेट्स आया तो वो एक x-3 था और एक x-1 था, दैट इज लेस देन जीरो। अब दिस इज नॉट माई आंसर, मुझे पता है ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे अप्लाई करना पड़ेगा और मुझे रेंज फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर मुझे अपना आंसर लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता था, यहाँ से जो है इनको सॉल्व कर लेता था बारी बारी, इनको जीरो के बराबर करके दो नंबर्स आइडेंटिफाई करता था। एक नंबर 3 आ गया, एक नंबर 1 आ गया, उसके बाद मैंने कर्व प्लॉट किया रफ सा और 1 और 3 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि y की वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं अपने फंक्शन ये, क्योंकि फंक्शन है बेसिकली ये, तो मैं इसको y बोल सकता हूँ। तो y इज लेस देन जीरो, मतलब y नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ नीचे वाला पार्ट चाहिए, ऊपर वाला पार्ट मेरा आंसर नहीं होगा, ऊपर वाले पार्ट को मैं आंसर में नहीं लिखूंगा। तो अगेन मुझे इन बिटवीन वाला एरिया चाहिए, तो उसके लिए लिखने का तरीका यही था कि सबसे पहले आपने बीच में x लिखा, स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट, बिगर नंबर ऑन द राइट, और फिर लास्ट स्टेप में जो साइन था इनइक्वालिटी का, लास्ट स्टेप में इनइक्वालिटी का साइन आपको जो है वो यहाँ नजर आ रहा है, लेस देन है, तो आपने लेस देन का साइन दो बार लिख के अपना फाइनल आंसर लिख दिया। ग्राफ स्केच करके थोड़ा सा अच्छा आइडेंटिफाई हो जाता है कि कौन सा रीजन मेरे आंसर में आ रहा है, फिर आंसर लिखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने इस तरह किया है कि ए की वैल्यू उसने नेगेटिव दी है, जिसकी वजह से मुझे इनइक्वालिटी को जो है वो रिवर्स करना पड़ा है। ये भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था। यहाँ जो मेरे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो है 12 + 10x - 2x² लेस देन जीरो। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको अरेंज किया, एक्स स्क्वायर की टर्म को पहले लेके आया। ठीक है, तो ये -2x² आएगा और मुझे जो है वो हमेशा एक्स स्क्वायर की टर्म पॉजिटिव चाहिए, तो इसीलिए जो है वो मैंने पूरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे ये भी पॉजिटिव हो गया, सबके साइन ऑपोजिट हो गया। तो -2x² + 2x² बन गया,
10x पॉजिटिव का था, नेगेटिव का हो गया, और 12 जो था वो पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव हो गया। अब जब मैंने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कराया तो आई हैव टू रिवर्स दिस साइन ऑफ इनइक्वालिटी, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का रूल है। तो अभी लेस देन का साइन था, अब आप देखोगे ग्रेटर देन का साइन आ गया, क्योंकि मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया, मैंने नेगेटिव से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, इसीलिए ये इनइक्वालिटी का साइन जो है मुझे रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि मुझे हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, मैं कभी भी उसको नेगेटिव नहीं रखता, क्योंकि फिर मैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करता हूँ, जिसमें मुझे आसानी होती है। अगर एक ए जो है वो अगर पॉजिटिव है, तो इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो कि मैंने -2 को कॉमन लेके दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, चूंकि नेगेटिव नंबर जो है वो शिफ्ट हुआ है दूसरी साइड पे, तो इसी वजह से जो है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो गई। मैंने -2 कॉमन लेके दूसरी साइड पे भेज दिया, या माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, जो भी बोलो। और फिर ये अगर 2 को कॉमन भी लेना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x-6 इज ग्रेटर देन जीरो। अगेन आई कैन यूज द मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड, मैं इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, 6 और 1 फैक्टर्स ले लिए। फैक्टर्स लेने के बाद जो ब्रैकेट्स आए मेरे पास वो आए x-6 और x+1 ग्रेटर देन जीरो आया। ठीक है, हमेशा मैंने बोला था लास्ट स्टेप वाले साइन को लेना है, आप पहले स्टेप वाले साइन को लोगे तो गलत हो जाएगा। तो ग्रेटर देन जीरो वाला जो है वो हम लोग साइन लेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन वाला। अच्छा, पहले हम वो दो नंबर आइडेंटिफाई कर लें। पहले x-6 को इक्वल टू जीरो किया तो x6 आ गया, x+1 को जब इक्वल टू जीरो किया तो x की वैल्यू -1 आ गई। मैंने कर्व प्लॉट किया, और -1 जो है वो छोटा नंबर था, इधर लिखा, 6 इधर लिखा। मुझे ये देखना है कि y की कौन सी वैल्यूज है, तो y की वो वाली वैल्यूज है जो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब y की सारी पॉजिटिव वैल्यूज मुझे चाहिए। तो y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपके पास अगेन दो मेथड है। ठीक है, एक तो आसान वाला मेथड था जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, उसमें मैं x लिखूंगा बीच में, और मैं जो है वो चूंकि -1 छोटा नंबर है तो मैंने यहाँ -1 लिखा, और ये -1 हो गया। ठीक है, और यहाँ मैंने 6 लिख दिया, और फिर मैंने लास्ट स्टेप वाला इनइक्वालिटी का साइन चेक किया, वो ग्रेटर देन का था, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन एक बार यहाँ भी यूज़ कर लिया, और एक बार ग्रेटर देन का साइन यहाँ भी यूज़ कर लिया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो इसका आंसर, या फिर अगर आप ग्राफ से देख के इसका आंसर लिखना चाहो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंस यू हैव ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज, तो -1 से सारी छोटी वैल्यूज हैं जिसपे y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो -1 से सारी छोटी वैल्यूज आएंगी इस तरफ, तो इसलिए आप लिखोगे कि x इज लेस देन -1। और अगर आप यहाँ देखोगे तो 6 से सारी बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो आप लिखोगे x इज ग्रेटर देन 6। तो दोनों आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है, इफ यू वांट टू राइट योर आंसर लाइक दिस, ये भी करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जो हमने दूसरा मेथड देखा था जिसमें हम क्या करते हैं, x को मिडिल में लिखते थे, स्मॉलर नंबर ऑन द लेफ्ट, ग्रेटर नंबर ऑन द राइट, एंड जस्ट टेक द साइन ऑफ द लास्ट स्टेप ऑफ इनइक्वालिटी का जो लास्ट साइन होता है ग्रेटर देन जो लास्ट स्टेप का साइन था, वो लेके आप अपना आंसर लिख लेते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंशाल्लाह इसकी भी प्रैक्टिस करना। होपफुली ये भी आपको जो है वो पेपर में नजर आ सकता है, बिल्कुल इसकी भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको पेपर में नजर आए। बिल्कुल 4 to 6 मार्क्स का आएगा मैक्सिमम, ये इससे ज्यादा का नहीं होगा। सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में मेरे पास जो है वो एक फंक्शन दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन 2x³ प्लस 9x² प्लस 3x-4। ठीक है, ये -4 लिखा हुआ है, और इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व जल्दी से जो है उसने किया हुआ है, हम लोग बस वो स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से स्टेप्स होते हैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। हम इस लास्ट नंबर को देखते हैं, कांस्टेंट को, और कांस्टेंट को देखने के बाद हम क्या करते थे, इसके फैक्टर्स बनाते थे। ठीक है, और आएंगे और +-4 आएगा। तो पहले मैं फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता था, उसके बाद क्या करता था, इन फैक्टर्स को बारी बारी एक्स की वैल्यूज बना के जो है वो फंक्शन में पुट करता था, और आइडेंटिफाई करता था कि कौन से नंबर पे जो है वो एफ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है। अगर मैं +1 डालूं, अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब है कि x-1 इसका एक फैक्टर हो गया। अगर मैंने -1 डाली और x जो है वो जीरो आ गया फंक्शन की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि x+1 इसका फैक्टर हो गया। इसी तरह जो है मैंने यहाँ जो है इन्होंने हाफ डाल के सॉल्व किया, तो हाफ डाला तो आंसर जीरो आ गया, तो इन्होंने x-हाफ को जो है वो पहला फैक्टर बना दिया, जिसको सिंप्लीफाई करके 2x-1 लिख दिया है। हम लोग जो है वो अपनी बेसिक नॉलेज जैसा हमने डिस्कस किया था, हम लोग उसी तरह करते थे। तुम लोग को हाफ लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग हमेशा याद रखना कि यहाँ जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स बनाओगे, और उसके फैक्टर्स बनाने के बाद इन्हीं नंबर्स में से कोई ना कोई वैल्यू अज्यूम करोगे। जब आप 1 लोगे तो यहाँ चूंकि x+1 पे आंसर आ रहा है, इसका मतलब है -1 पे जो है वो जीरो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप पहला जो फैक्टर है जिसको हम लीनियर फैक्टर कहते थे, वो आप हिडन ट्रायल मेथड से आइडेंटिफाई करते थे। जब आपके पास लीनियर फैक्टर आ जाता था तो आप उसको इस फॉर्म में लिखते थे फंक्शन को। ये आपका लीनियर फैक्टर है जो आपने आइडेंटिफाई किया, और फिर आप एक क्वाड्रेटिक जो है वो फैक्टर अपनी मर्जी से जो है वो अपनी फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया करते थे। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इसका एक और भी मेथड था सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से भी जो है वो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो इसका जो है वो
फाइंड किया जा सकता है, लेकिन हमने जो है वो कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स वाला किया था। तो हम क्या करते थे कि पहला फैक्टर लीनियर फैक्टर हिडन ट्रायल मेथड से और जो है वो ऑब्टेन करते थे। हिडन ट्रायल मेथड से किस तरह ऑब्टेन करते थे कि हम देखते थे कि हमारे पास लास्ट नंबर क्या है कांस्टेंट, उसके फैक्टर्स बनाते थे और फिर बारी बारी इन्हीं फैक्टर्स में से कोई वैल्यू लेके हम जो है वो एफ ऑफ एक्स में पुट करते थे और आइडेंटिफाई करते थे कि कब एफ ऑफ एक्स जीरो आ रहा है। जिस वैल्यू पे जीरो आ जाता था हम उससे लीनियर फैक्टर बनाते थे और फिर हम जो है वो अपने फंक्शन को इस फॉर्म में लिख देते थे कि लीनियर फैक्टर और दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर टू ए एक्स क्यूब प्लस टू बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी आता था। ठीक है, और उसको फिर आप क्या करते थे, कंपेयर करते थे अपने गिवन फंक्शन से। तो यहाँ भी जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता था आप उसको यहाँ भी जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है उससे कंपेयर करते थे। तो यहाँ जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट टू ए आ रहा है और यहाँ जो है वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट टू आ रहा है। तो जब आप टू ए को टू के बराबर करोगे तो ए की वैल्यू वन आ जाएगी। ठीक है, और फिर आप बी के लिए कंपेयर करते थे, फिर आप सी के लिए कंपेयर करते थे। इस तरह बी और सी की वैल्यूज आइडेंटिफाई करते थे। बी की वैल्यू फाइव आ गई, सी की वैल्यू फोर आ गई। जब आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाती थी तो आप वापस यहाँ पुट कर देते थे। लीनियर फैक्टर तो ऐसे ही आ जाता था, ए की जगह पे आप ए की वैल्यू पुट करोगे, बी की जगह पे आप बी की वैल्यू पुट करोगे, सी की जगह पे आप सी की वैल्यू पुट कर देते थे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड से और आप तीन ब्रैकेट जो है वो फाइंड आउट कर लेते थे। ठीक है, पहला ब्रैकेट आपके पास टू एक्स माइनस वन आ गया, दूसरा जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस फोर और एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, और अब आपको बारी बारी इसको सॉल्व करना है तो आप इसको बारी बारी जीरो के बराबर करोगे तो एक आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो हाफ आ जाएगी। जब आप टू एक्स माइनस वन को जीरो के बराबर करोगे तो यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू हाफ। एक आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस फोर आ जाएगी। जब आप एक्स प्लस फोर को इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस फोर आ जाएगी और एक एक्स की वैल्यू आपके पास एक्स प्लस वन को जब आप जीरो करोगे तो माइनस वन आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज आप जो है वो अपने उसमें फंक्शन में डाल के चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तीनों वैल्यूज को जब आप चेक करोगे तो ये फंक्शन सेटिस्फाई भी हो जाएगा क्योंकि आपने उसको सॉल्व किया है। तो ये जो है वो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड था जिसमें आप जो है वो कांस्टेंट को देख के उसके फैक्टर बनाते थे और फिर जो फैक्टर्स बनते थे वो बारी बारी आप जो है वो वैल्यू अपने फंक्शन में पुट करके देखते थे कब जीरो आ रहा है और जिस पे जीरो आता था उससे लीनियर जो है वो फैक्टर बनाते थे। लीनियर फैक्टर बनाने के बाद हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में उसका जो है वो क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट से एबीसी की वैल्यू निकालते थे और फिर जो है वो फाइनली अपने क्वाड्रेटिक फैक्टर को फैक्टराइज करके तीन ब्रैकेट्स बना देते क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है तो तीन ब्रैकेट्स बनेंगे और जब तीन ब्रैकेट्स बन जाएंगे तो आप बारी बारी उनको सॉल्व करोगे, उनको बारी बारी इक्वल टू जीरो करोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई होप थोड़ा सा रिवीजन हुआ होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अब तुम लोग जो है वो ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इंशाल्लाह अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो यू विल कॉन्टेक्ट मी, मैं इंशाल्लाह तुम लोग की मदद करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, और डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अब ना उम्मीद नहीं होना है, इंशाल्लाह आप लोग मेहनत करोगे। द सिचुएशन इज क्वाइट टफ, मुझे भी पता है बहुत मुश्किल हालात हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, आप लोग जो प्रैक्टिस में नहीं हो, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखो, आपने मेहनत की तो इंशाल्लाह आपको इसका फल जरूर मिलेगा।